जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्थिर वैद्युत बल अथवा कूलामीय बल के गुण को पढ़ने वाले हैं, जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, चलिए कूलामीय बल है। अब यह बल के गुण को पढ़ने वाले हैं, जो इस बल का क्या क्या गुण है। वह गुण में पहला जो गुण आता है, उस गुण का नाम है, यह बल सकेंद्रीय बल होता। कैसा बल है? सकेंद्रीय बल। अब सकेंद्रीय बल होता क्या है, तो ये देखो लिखा भी हूं कि यह कण पर लगने वाला वह बल है जिसकी दिशा एक निश्चित बिंदु की ओर या उससे दूर होती है, तथा बल का परिमाण निश्चित बिंदु तथा कण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पढ़ने को मैंने पढ़ दिया, अब इसमें बोला क्या है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, एक आवेश ले लिया है Q1। क्या ले लिया? आवेश Q1। अच्छा, ये आवेश है, इसका मतलब एक कण होगा, क्योंकि आवेश द्रव्यमान का क्या है, प्रमाण होता है कि आवेश अगर है तो द्रव्यमान है। अच्छा, ये अगर आवेश Q1 है तो ये एक कण हो गया। अब मैं दूसरा एक आवेश लेता हूँ Q2। क्या लेता हूँ? Q2। अच्छा, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R। अच्छा, अगर ये दोनों समान प्रकृति के होंगे तो इस वाले कण पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा तो इस दिशा में बल लगेगा। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको निश्चित बिंदु बना दूं, मतलब Q2 फिक्स हो जाए, Q2 गति ना करे, निश्चित बिंदु हो जाए, तो इस पर बल किधर लगेगा? क्योंकि इस पर बल तो लगेगा लेकिन ये गति नहीं करेगा। अब ये फ्री टू मूव है, मतलब अब गतिमान है, गतिमान हो सकता है, तो इस पर बल की दिशा किधर होगी? ऐसे एक लाइन ज्वाइन करेंगे। हमने बताया भी था कि कूलाम का नियम में जो बल होता है वह दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश लगता है। तो मैंने एक लाइन जोड़ दी है और उसके अनुदिश एक बल लग रहा है F। अब इस बल की दिशा को देखो ध्यान से, तो इस बल की दिशा किधर है? इस बिंदु की ओर है कि इस बिंदु से दूर? तो ध्यान से देखो, इस बिंदु से दूर है। दूसरा केस मैं अगर बनाऊं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये ले लेता हूं Q3 और Q4। अब ये मान लो कि ऋणावेशित है और ये क्या है? धनावेशित है। तो अब देखो, इस पर बल किधर लगने लगेगा? इस दिशा में लगेगा। बल की दिशा किधर हो जाएगी? इधर। यहाँ पर बल की दिशा इस निश्चित बिंदु से दूर था, और यहाँ पर जो बल की दिशा है वो निश्चित बिंदु की ओर है। तो यही तो वो कह रहा है, यह कण पर लगने वाला वह बल है जिसकी दिशा एक निश्चित बिंदु, ये रहा एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु की ओर होगा या उससे दूर होगा। तो ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि बल का परिमाण निश्चित बिंदु तथा कण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ध्यान से देखो, इसके और इसके, ये रहा कण और ये रहा निश्चित बिंदु, इसके बीच की दूरी कितनी है? अभी मैंने R लिखा है। और इस बल का परिमाण कितना होता है? तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब R को बढ़ा दो, R को बढ़ाओगे तो बल का मान घट जाएगा, R को घटा दोगे तो बल का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है, वो कैसा बल है? तो एक सकेंद्रीय बल है। ठीक है, ये रहा इसका पहला गुण। अब आइए दूसरे गुण की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ठीक है, दूसरा गुण क्या है? यह बल एक संरक्षी बल है। कैसा है? यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो बच्चों, अपने तीसरे गुण की तरफ चलते हैं। तीसरा गुण क्या कर रहा है? यह बल बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी अगर दो आवेशों के बीच का माध्यम बदल दिया जाए तो यह बल का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए, ये एप्सिलॉन है, वही फैक्टर है जो माध्यम को बता रहा है। यही फैक्टर चेंज करने वाला है। जब अगर माध्यम चेंज करेंगे तो ये वाला एप्सिलॉन नाम वाला चीज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस कारण इसका बल का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, चलो।
तो बच्चों अपने अगले गुण की तरफ चलते हैं, चौथा पांचवा एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों का गुणनफल धनात्मक हो अर्थात शून्य से बड़ा हो, गुणनफल धनात्मक, ठीक है, तब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा तथा बल धनात्मक होगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए दोनों आवेश मैं लेता हूँ Q1, ठीक है, और दूसरा मैं आवेश लेता हूँ Q2, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ 2 कूलाम और इसको मैं मान लेता हूँ 2 कूलाम। अच्छा, इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर है, ठीक है। तो बल का मान बताइए जरा सा। F बराबर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 9 इंटू हवा में रखा है, कुछ भी ना बोला जाए तो 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 Q2 यानी 2 गुणे 2 बटे में R का स्क्वायर 1 मीटर, ठीक। अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हुआ 4 और 4 नवा 36, 36 मतलब वैल्यू आ गई 36 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन, ठीक है। इतना बल लगेगा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कौन सा, देख लीजिए। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ Q3 बराबर -2 कूलाम और Q4 बराबर लेता हूँ Q4 बराबर -2 कूलाम, ठीक है। तो बल बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 9 गुणे 10 के घाते 9, ठीक है, -2 गुणे -2, ठीक है। इसमें गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, बटे में 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और फिर वही आ गया। ध्यान से देखिए तो आ गया 36 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए दोनों को, ध्यान से देखिए Q1 Q2 का जब मैं गुणा करूंगा, Q1 Q2 का मैं गुणा किया, क्या किया, गुणा, तो 2 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं जब Q3 Q4 का गुणा करूंगा, Q3 Q4, तो -2 कितना हो गया गुणा करने पर, तो -2 गुणे -2, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा 4। ध्यान से देखेंगे तो दोनों केस में जो Q1 Q2 का गुणनफल है, यानी दो आवेशों का गुणनफल है, वो कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। और धनात्मक आने का मतलब कि वो 0 से बड़ा हुआ। अच्छा, 0 से बड़ा होगा तो देखो बल कैसा हो रहा है, बल धनात्मक आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्लस चिन्ह। अब देखिए समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश हैं, ठीक है ना। हम समान प्रकृति का आवेश कर रहे हैं, मतलब धन धन और ऋण ऋण। धन धन के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। ऋण ऋण के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब यह जो बल का मान आया है वह बल किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, तो वह प्रतिकर्षण बल है। कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल। यानी समान प्रकृति के आवेशों का जब गुणन करेंगे तो वह हमेशा धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो बल भी क्या आ जाएगा, धनात्मक। और बल अगर धनात्मक हुआ तो आपको क्या समझ लेना है कि वह बल कैसा है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज को, इसी का रिवर्स प्रोसेस लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है कि यदि दोनों आवेशों का गुणनफल धनात्मक न हो कि अब क्या हो जाए, ऋणात्मक हो, अर्थात शून्य से छोटा हो जाए, ठीक है। जब छोटा हो जाएगा तब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल। और बल कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। अब आइए इस चीज को मैं करके दिखा देता हूं। मान लेता हूं कि एक आवेश है Q1 डैश, वो कितना है, तो मान लेता हूं -2 कूलाम। और एक आवेश Q2 डैश है, वो कितना है, तो मान लेता हूं -3 कूलाम, ठीक है। अब देखिए बल, अच्छा इनके बीच की दूरी R को वही मान लेता हूं 1 मीटर, तो बल बराबर क्या आ जाएगा,
एफ डैश बराबर 9 गुणे 10 के घाते, लिख देता हूँ के Q1 डैश Q2 डैश बटे में आर स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। तो 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे -2 कूलाम, -2 कूलाम, फिर उसके बाद 3 कूलाम, फिर उसके बीच बटे में क्या हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, तो यानी 2 6 आएगा और 6 9 54 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी उस बल का मान आएगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक में आएगा 36 और सॉरी 54। बल का मान आएगा 54 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, न्यूटन। ध्यान से देखिए, जब आवेश विपरीत प्रकृति का हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यानी जब आवेशों का गुणन करेंगे, गुणनफल करेंगे तो वो ऋणात्मक आ जाएगा, और ऋणात्मक आने का मतलब कि बल भी क्या आ गया, ऋणात्मक। तो यानी अगर कूलामीय बल या स्थिर वैद्युत बल आपका ऋणात्मक हो तो इसका मतलब कि आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो बच्चों अब अगला गुण क्या है, छठा गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम सवालों को करने जाएंगे तो इस गुण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस गुण को बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। पढ़ लेते हैं पहले। दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब आइए समझते हैं इस चीज को कि क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश -Q2 है। ठीक है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश -Q2 है। अच्छा, इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो इस पे आकर्षण बल लगेगा ऐसे, और इस पर आकर्षण बल लगेगा, इस पर आकर्षण बल ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कार्यरत होगा। ठीक है, इस पर आकर्षण बल इधर, इस पर आकर्षण बल इधर, और दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगेगा। अब लगेगा कितना, तो F बराबर होगा के Q1 -Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये बल लगेगा तो वैल्यू आ जाएगी इसकी -K Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो दोनों में आकर्षण बल लग रहा है। अब क्या हुआ कि एक तीसरा आवेश आ गया, इन दोनों की जिंदगी में एक तीसरा आवेश आ गया Q3, -Q3 लिख लेते हैं। तीसरा जब आवेश आ गया तो देखिए इस पर, इसको मिलाएंगे तो इस पर लगने वाला बल ऐसे और इस पर लगने वाला बल ऐसे, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण बल ही लगेगा, तो इसमें भी आकर्षण बल लग रहा है, इसमें भी आकर्षण बल लग रहा है। अब ध्यान से समझेंगे कि जब ये आ गया तब भी इनके बीच में जो आकर्षण बल था वह बदलेगा नहीं। ठीक है, इनके बीच में जो पहले आकर्षण बल था, यानी इसके आने के पहले आकर्षण बल कितना था बताइए, तो आकर्षण बल इतना था। ठीक है, और जब ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तब भी आकर्षण बल कितना लगेगा इनके बीच में, यही लगे, यही ये नियम। तो बच्चों सातवां गुण क्या सा है, सातवां गुण की बात करते हैं बच्चों। सातवां गुण क्या है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जो यह बल है वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बहुत आसान है, हमने बल बराबर क्या पढ़ा है, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब यह बल आपको दिख रहा है, इस बल में जो आवेशों के बीच की दूरी है उसका वर्ग है
और वो किसमें है, अनुपात में, 1/, के रूप में। कि जहां भी बल इस तरीके से आपको दिखे 1/, उसके बीच की दूरी के वर्ग के हिसाब से लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है, तो वह बल कैसा है, तो वह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला बल है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, बराबर G m1m2 में r²। देखिए यहाँ भी आर गया, r²। यहाँ पर जो r है वह क्या है, तो दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। और यहाँ पर क्या है r, तो दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी का ही वर्ग हो रहा है, और वो हमेशा किसमें आ रहा है, बटे में। इस नियम को, यानी कुछ ऐसा f व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग का, तो इसे क्या बोलते हैं, जब भी बल इस तरीके से होगा तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बल होता है बराबर के Q1 Q2 बटे में r²। जब दो बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम Q1, दो बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो। दो बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम यदि वायु या निर्वात हो तो उस समय जो बल आता है वह अधिकतम आता है, अधिकतम होगा। जब भी इसके बीच में कोई अन्य माध्यम रखेंगे तो उस बल का जो मान आएगा निर्वात में जो बल का मान है उससे हमेशा कम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वायु में रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी क्या है, r है। दूसरा केस लेते हैं, आवेश का परिमाण भी मैं वही रख रहा हूँ, बीच की दूरी वही रख रहा हूँ। ठीक है, बीच की दूरी परिवर्तित नहीं किया हूँ, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। यहाँ का माध्यम वायु है। ठीक है, वायु या निर्वात मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस केस में जो बल आएगा उसको मान लेते हैं F एयर। ठीक है, एयर माने हवा, और यहाँ पर कोई माध्यम रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है, यहाँ पर एक माध्यम रख दिया गया है। ठीक है, इसमें एक माध्यम रख दिया है, कोई भी माध्यम हो, पानी हो गया, आपका केरोसिन हो गया, कुछ भी, कोई भी ऐसा माध्यम रख दिया गया है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वही है, ध्यान दीजिए, मैंने कुछ भी बदला नहीं है, आवेश का परिमाण भी नहीं बदला है, बीच की दूरी भी नहीं बदली है, केवल माध्यम बदल दिया। जब माध्यम बदल दूंगा तो इस समय जो बल लगेगा आवेशों पर, मान लेते हैं कि F मीडियम है, तो जो ये अगला गुण है वह यही बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा होगा, मतलब F एयर हमेशा बड़ा होगा, किससे, F मीडियम से। ठीक है, तो अगला गुण क्या है बच्चों, यही है, लिख दिया है मैंने, पढ़ लीजिए कि निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी माध्यम में लगने वाले बल से सदैव अधिक होता है, जबकि आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, हमें बदलना नहीं है, तब उस केस में ये होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका स्थिर वैद्युत बलों का गुण या कूलामी बलों का गुण। ठीक है, ये लास्ट था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं परावैद्युतांक। तो बच्चों परावैद्युतांक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परावैद्युतांक होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, और या कुछ कुछ बुक में क्या लिखा होता है, बड़ा के। ठीक है, तो कहीं के लिखा हुआ है तो भी, और कहीं एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है तो भी, आपको क्या मतलब उसका समझना है कि वह परावैद्युतांक है। क्या है वो, परावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम लगा दीजिए इसके अंदर, मतलब माध्यम आ जाए। जब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम बदल देंगे, अब क्या करना है कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम बदल दीजिए।
वायु को हटाकर कोई और माध्यम रख दीजिए। तो जब कोई और माध्यम रखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, एफ एम। अच्छा, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, एफ वी। वी माने वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब निर्वात। ठीक है, अब एफ एम अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन एम। बताया भी था कि एप्सिलॉन एम ही यही वाला फैक्टर क्या होता है, माध्यम को प्रदर्शित करता है। तो माध्यम मैंने बदला तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। अच्छा, आवेशों के परिमाणों में कोई परिवर्तन नहीं तो Q1 इंटू Q2 लिख दिया। अच्छा, उनके बीच की दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं तो वैसे ही लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, एफ वी बटे में एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटे में आर एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एम हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। देखिए क्या क्या कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भाग कटे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भाग कटे, Q1 से Q1 भाग कटे, Q2 से Q2। वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या नाम दिया जाता है, एप्सिलॉन आर, या इसी को क्या नाम दिया जाता है, के। यानी जो बल आपका निर्वात में लग रहा है और जो बल माध्यम में लग रहा है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम क्या है, तो माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, और ये क्या है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या नाम दिया जाता है, परावैद्युतांक। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको लिख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। दो डेफिनेशन हो सकते बच्चों, परावैद्युतांक के बारे में मैंने लिख दिया है। अब समझ लीजिए क्या होता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। निर्वात या वायु में दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, ठीक है, कार्यरत बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख लेंगे एप्सिलॉन आर बराबर के बराबर एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट ऊपर है कि एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इस चीज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ नहीं याद रखना है, कैसे याद रखोगे, आपको ABCD याद होगा, ABCD याद होगा तो उसमें याद करो, एम आता था, एन आता था, ओ पी, इस तरीके से
तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एम, ऊपर एम लिखो, नीचे उसके बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो नीचे ओ लिख दो। तो एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन ओ। हालांकि इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, लेकिन याद रखने के लिए आप क्या करो, एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन ओ। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, या के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन एम आपको जानते हैं क्या है, माध्यम की अपेक्षिक वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन एन निर्वात की वैद्युशीलता हो जाएगा। एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन आर या क्यू। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। अच्छा, परावैद्युतांक का जो निर्वात के लिए इसका मान होता है एक, एप्सिलॉन आर का जो मान है निर्वात या वायु के लिए उसका मान कितना होता है, एक। ठीक है, और धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत। ठीक है, धातुओं के लिए अनंत होता है, और इसके लिए कितना होता है, एक। अच्छा, तो एप्सिलॉन आर का जो मान होगा या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। अच्छा, या तो अनंत होगा या तो अनंत से छोटा होगा। तो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 से लेके अनंत के बीच में कुछ भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक की बात करेंगे, मात्रक की जरा सा बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। देखो देखो, ऊपर क्या लिखा है, बल लिखा हुआ है, ऊपर बल लिखा है, नीचे भी क्या लिखा है, बल। अच्छा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ भी बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया, कट गया। तो यानी एप्सिलॉन आर की कोई भी ना तो विमा होती है और ना ही कोई मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन आर एक विमाहीन मात्रक है, या इसको के भी बोल सकते हैं। तो के एक आप क्या क्या है, विमाहीन मात्रक है। ठीक है, तो ये रहा आपका परावैद्युतांक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।